बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर देंगे आपको कि शरीफ फैमिली जद्दा, कतर और बरतानिया कारोबार में इस्तेमाल होने वाली रकम की मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गई है। पैनामा केस JIT की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है। गल्फ स्टील मिल शरीफ खानदान का फैमिली बिजनेस है। तारिक शफी की जानिब से जमा कराया गया हलफनामा गैर तसल्ली बख्श है। शहबाज शरीफ ने तारिक शफी को गल्फ स्टील मिल का मालिक करार दिया। तारिक शफी, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ ने बताया कि गल्फ स्टील के बेनिफिशरी मियां शरीफ थे। JIT ने शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस भेजने की सिफारिश कर दी। गल्फ स्टील मिल के शेयर से मुतालिक वाहिद दस्तावेजात हैं जिस पर फ्रीकैन ने तवक्कल किया था। गल्फ स्टील मिल के 25% शेयर्स के दस्तावेजात से फ्रीकैन जद्दा, कतर और बरतानिया में कारोबार की मनी ट्रेल देना चाहते थे। फ्रीकैन से कहा कि उस दलील पर दस्तावेजात मुहैया करें। शरीफ फैमिली जद्दा, कतर और बरतानिया कारोबार में इस्तेमाल होने वाली रकम की मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गई। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि 1980 में गल्फ स्टील मिल $9 मिलियन में बेची। नवाज शरीफ की इस बात का भी सबूत नहीं मिल सका। ये सब कहा गया मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ स्टील मिल के वाजबात के हवाले से भी कोई रिकॉर्ड ना मिल सका। दुबई से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शेयर बेचने से मुतालिक मुआहदे की दस्तावेजात जाली हैं। स्क्रैप मशीनरी दुबई से जद्दा भिजवाने का मामला भी जाली है। JIT ने लिखा है कि नतीजे के मुताबिक गल्फ स्टील मिल के वाजबात 1978 और 1986 के दरमियान अदा किए गए। अगर वाजबात की अदायगी ना होती तो तारिक शफी बैंक से नया कर्जा ना ले सकते। मुमकिन है 14 मिलियन दिरहम के वाजबात शेयर सेल के जरिए 1980 में अदा किए गए। ये भी मुमकिन है कि अहली स्टील मिल के 25% शेयर्स बेचकर गल्फ स्टील मिल के वाजबात की अदायगी की गई। मुमकिन है कि गल्फ स्टील मिल के वाजबात की अदायगी मियां शरीफ ने जाहिर ना की जाने वाली दौलत से की हो। तारिक शफी और हुसैन नवाज बेनामी मालिक, जबकि गल्फ स्टील मिल के असल मालिक मियां शरीफ हैं। गल्फ स्टील मिल में मियां शरीफ ने 2 मजीद बेनामी अशखास के नाम शामिल किए। मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। JIT की रिपोर्ट की बुनियाद 4 अहम तरीन सबूत बने। वो दस्तावेजात कौन सी हैं जिनकी तस्दीक का मामला JIT की रिपोर्ट की बुनियाद बना? देखिए इस रिपोर्ट में। JIT रिपोर्ट की समरी के मुताबिक जिन 4 दस्तावेजात की बुनियाद पर तस्दीक के मरहले से गुजरकर मुश्तरका तहकीकाती टीम अपने नताइज तक पहुंची और 4 अहम तरीन सबूत हासिल करने में कामयाब हुई, वो कुछ यूं हैं। पहला सबूत, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तस्दीक कर दी कि मरियम नवाज शरीफ ही नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियों की बेनिफिशियल ऑनर हैं। दूसरा सबूत, मियां नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनी FZE कैपिटल के चेयरमैन हैं। तस्दीक की जबले अली फ्री जोन अथॉरिटी ने। तीसरा सबूत, अदालत में जमा कराए गए मुत्तहिदा अरब इमारात के खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक मुआहदे झूठे हैं। इस अहम तरीन सबूत की तस्दीक की मुत्तहिदा अरब इमारात की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने। चौथा सबूत, अदालत और JIT में पेश किए गए ट्रस्ट से मुताल्लिक कागजात या तो गलत थे या उनमें रद्दोबदल किया गया। तस्दीक की फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट ने। और यूं मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक ये 4 अहम तरीन सबूत सामने आए तहकीकात के अहम तरीन मरहले में। रिपोर्ट समरी में बताया गया है कि इन अहम तरीन 4 सबूतों से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के साथ लफ हैं। पैनामा केस JIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आजम के असासे ज़राए आमदन से ज्यादा पाए गए हैं। नवाज शरीफ असासे बनाकर बच्चों के नाम पर जाहिर करते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ के असासों में तेजी से इजाफा उनकी वजारत उज़्मा के पहले दौर से है। दूसरा बड़ा इजाफा 2007 और 2008 में नवाज शरीफ की सियासत में वापसी पर नजर आया। जियो न्यूज ने JIT की रिपोर्ट हासिल कर ली। 8वां हिस्सा वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक। रिपोर्ट में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने लिखा कि शरीफ खानदान के मुहैया किए गए हकायक के मुताबिक नवाज शरीफ का खानदानी कारोबार में कोई किरदार नहीं। सबूतों से जाहिर होता है कि दर हकीकत नवाज शरीफ बोर्ड के चेयरमैन थे। नवाज शरीफ कैपिटल FZE से तनख्वाह ले रहे थे। नवाज शरीफ का दावा है कि इनके असासे 70 की दिहाई में मौजूदा कारोबार से मिलने वाला विरसा है। नवाज शरीफ का ये दावा मियां शरीफ की माली पोजीशन से मुताबिकत नहीं रखता। नवाज शरीफ के माली असासों में इजाफा इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं होता। काजी फैमिली के नाम पर बेनामी अकाउंट्स के जरिए फंड्स को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। SECP में दर्ज शरीफ फैमिली की कंपनी और टैक्स वेल्थ गोशवारे में तजाद है। शरीफ खानदान के बरतानिया और दुबई में असासों से 88 करोड़ रुपए तोहफों के नाम पर मुंतकिल किए गए। हुसैन नवाज और हिल मेटल की तरफ से नवाज शरीफ के अकाउंट में तोहफों के नाम पर बड़ी रकम मुंतकिल की गई।
रकूम की इस मुंतकली से बैरूनी तरसीलात और तोहफों पर टैक्स की छूट का फायदा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर स्कैंडल में सामने आने वाले इल्जामात की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर JIT को 13 सवालात के जवाबात तलाश करके 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना थी। सवालात क्या थे, जवाबात क्या मिले, सब बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कमर जैदी। अदालती हुक्म पर JIT को 13 सवालात के जवाबात तलाश करना थे। सवाल नंबर 1, मियां शरीफ की मलकियत गल्फ स्टील मिल कैसे वजूद में आई? जवाब, ये शरीफ खानदान का फैमिली बिजनेस है। खानदान के तमाम अफराद के बयानात एक दूसरे से मुतजाद। सवाल नंबर 2, गल्फ स्टील को क्यों फरोख्त किया गया? जवाब, 1980 में मिल्स बेचने का कोई सबूत नहीं मिला। मिल फरोख्त करने का मुआहिदा जाली निकला। सवाल नंबर 3, गल्फ स्टील मिल के जिम्मे वाजिबात का क्या बना? जवाब, कोई रिकॉर्ड ना मिल सका। सवाल नंबर 4, गल्फ स्टील मिल फरोख्त करने से हासिल रकम कहां इस्तेमाल हुई? जवाब, शरीफ फैमिली मनी ट्रेल देने में नाकाम रही। सवाल नंबर 5, गल्फ स्टील मिल्स फरोख्त करने के बाद रकम जद्दा, कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल की गई? जवाब, इसकी भी मनी ट्रेल नहीं आई। सवाल नंबर 6, 90 की दहाई के अवाइल में हसन और हुसैन नवाज अपनी कम उम्री के बावजूद क्या इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते? जवाब, दोनों के असासों में गैर कानूनी तरीके से अचानक गैर मामूली इजाफा हुआ। सवाल नंबर 7, कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम अल थानी के खतूत का अचानक मंजरे आम पर आना हकीकत है या अफसाना? जवाब, अफसाना। सवाल नंबर 8, नीलसन और नेस्कॉल नामी कंपनियों के असल मालिकान कौन हैं? जवाब, मरियम नवाज। सवाल नंबर 9, नीलसन और नेस्कॉल के शेयर फ्लैट्स में कैसे तब्दील हुए? जवाब, दरअसल शेयर्स फरोख्त ही नहीं हुए। सवाल नंबर 10, हिल मेटल स्टैब्लिशमेंट नामी कंपनी कैसे वजूद में आई? जवाब, कंपनी के क़याम के लिए सरमाए की फराहमी के दावे में मुकम्मल तजाद पाया जाता है। सवाल नंबर 11, हसन नवाज शरीफ की ज़ेरे मलकियत फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनियों के क़याम के लिए रकम कहां से आई? जवाब, इन सवालों के जवाबात के लिए हसन नवाज को कई मौके फराहम किए गए लेकिन वो नाकाम रहे। सवाल नंबर 12, इन कंपनियों को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया? जवाब, इसका कोई सबूत ना दिया गया। सवाल नंबर 13, हुसैन नवाज ने अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो करोड़ों रुपए तोहफातन दिए वो कहां से आए? जवाब, रकूम की मुंतकली के मकासद और वजूहात सामने ना आ सकी। साथी रिपोर्टर अहमद सुबान और मोना खान के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कतरी शहजादे हमद बिन जासिम समेत 5 अफराद समन जारी होने के बावजूद मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई JIT की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक कतरी शहजादा हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल सानी हुदैबिया मिल्स केस और हिल मेटल में पैसों की मुंतकिली के मामले में मतलूब वजीर आजम के करीबी साथी अमरीकी शहरी शेख सईद समन जारी होने के बावजूद JIT में पेश न हुए। JIT के सामने पेश न होने वालों में इसहाक डार की अहलिया के भांजे मूसा गनी और हुदैबिया मिल केस के मरकजी गवाह काशिफ मसूद काजी के साथ अल तौफीक केस के शेजी नकवी भी शामिल हैं। अपनी रिपोर्ट में JIT का कहना था कि हुदैबिया अकाउंट्स फ्रॉड के जरिए खोले गए, उन पर कर्जे लिए गए। ये सेटअप इसहाक डार ने तैयार किया था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हुसैन नवाज का गठजोड़ इसहाक डार के बयान से साबित होता है। पानामा केस में JIT ने शरीफ खानदान की मुबैना मिल से मुतालिक भी चुभते हुए नुकात पेश किए हैं। JIT का कहना था कि 1991 से 1998 तक फर्जी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स फ्रॉड के जरिए खोले गए, उन पर कर्जे लिए गए। ये सेटअप इसहाक डार ने तैयार किया था और इसहाक डार के बयान से साबित होता है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हुसैन नवाज का गठजोड़ था। रिपोर्ट में कहा गया कि इसहाक डार नैब के फाइनल रेफरेंस नंबर 5 सन 2000 के मुल्जिम और वादा माफ गवाह हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि काजी फैमिली के दूसरे मेंबरान की कंपनी के अकाउंट्स में रकूम जमा कराने वाले असल नहीं थे। JIT के मुताबिक हुसैन नवाज अल अजीजिया स्टील मिल्स के क़याम से मुतालिक अहम दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रहे। अलसानी की जानिब से रकम फराहमी और नामालूम दोस्त के कर्जे के दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं किए गए। कहा गया था कि अल अजीजिया स्टील मिल्स के लिए मशीनरी दुबई से लाई गई। कहा गया कि यह मशीनरी 50-60 ट्रकों पर लाई गई, मगर हुसैन नवाज ने जब लेटर ऑफ क्रेडिट जमा कराया तो वो सिर्फ 2 ट्रकों की मशीनरी का था। रिपोर्ट में कहा गया कि अल अजीजिया स्टील फैक्ट्री या तो कायम ही नहीं की गई या फिर
दावा शुदा रकम के अलावा रकम से कायम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अल-अज़ीज़िया स्टील फैक्ट्री को स्क्रैप मशीनरी से कायम करने की कहानी भी गलत है। दुबई को मुनस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के 2 भाइयों का भी अल-अज़ीज़िया स्टील कंपनी में मसावी हिस्सा था, जबकि हुसैन नवाज अल-अज़ीज़िया स्टील कंपनी के 1/4 हिस्से की फरोख्त का इख्तियार रखते थे। JIT ने हिल मेटल के क़याम के लिए सरमाया की फराहमी के दावे को भी मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद करार दिया है। दावा किया गया है कि हुसैन नवाज ने JIT को गलत मालूमात फराहम करके गुमराह करने की कोशिश की। हिल मेटल के क़याम और इसे चलाने के लिए फंड्स के ज़राए के तनाजुर में ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो नवाज शरीफ और HME की फंडिंग के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक ज़ाहिर करती है। JIT के मुताबिक हुसैन नवाज का नवाज शरीफ को 2009 में बड़ी तरसीलात ज़र भेजने का बयान मुतज़ाद है। हिल मेटल कारोबारी इदारा है जिसके अकाउंट से तरसीलात अदायगियाँ की गईं, ताहम 6 बरसों में मुनाफा बख्श होना 1 अरब 16 करोड़ की तरसीलात भेजना मशकूक है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि JIT की रिपोर्ट में कोई साजिश नहीं, अलबत्ता धरना 1 और धरना 2 में साजिश का अंसर मौजूद था। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में बात करते हुए कही। मेरी ज़ाती राय है, मेरे साथियों जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने बयानात दिए हैं, हमारे दूसरे अकाबरीन ने ये बयानात दिए हैं, लेकिन वो जो रवायतन साजिश जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ वो उस किस्म का कोई जो है ना मैं पूरी तरह उसको डिस्काउंट करता हूँ और उस चीज़ को जो है ना मैं कम से कम उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं उस भाई साहब ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि आप ये जो साजिश वाला फैक्टर है इसको आप आज के तनाजुर में डिस्काउंट करते हैं। मैं रवायती फैक्टर जो है ना हमारे यहाँ पे साजिशों का जो पैटर्न रहा हुआ है 50s में 60s में 70s में इवन धरना 1 धरना 2 जिसको आप कहते हैं धरना 1 में मैं समझता हूँ कि वी हैव पुट अप ए गुड फाइट पब्लिक में भी, अदालत में भी, असेंबली में भी, और जो अगर कोई कमी रह गई है तो इंशाल्लाह ताला जब कोई अदालत में ये मामला शुरू होता है तो हम उस अदालत को सेटिस्फाई करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हमारे जो खदशात थे दुरुस्त साबित हुए। नवाज शरीफ फौरी मुस्ताफी हों, उनका गेम खत्म हो चुका है। अब देखना है कि कब वजीर आजम हाउस छोड़ते हैं। उनके सारे खानदान का नाम ECL में डाला जाए। उन्होंने वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान का कहना था कि साबित हो गया मरियम नवाज ऑफशोर कंपनीज और फ्लैट्स की मालकन हैं। शरीफ खानदान का झूठ बेनकाब होने के बाद मैच खत्म हो गया। अभी मजीद इंकशाफात भी होंगे। जो रिपोर्ट अभी आ रही है और जो चीजें निकल रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। नवाज शरीफ भी एक दुबई की ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन निकलाए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और JIT का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब सड़कों पर निकलने की बजाय भरपूर जश्न मनाएंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तसल्ली के लिए JIT बनाई थी। JIT रिपोर्ट को नून लीग किसी सूरत चैलेंज नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि JIT रिपोर्ट के साथ नवाज शरीफ का वजीर आजम हाउस में रहना कौम की तौहीन है। पीर को सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम की नाअहली का फैसला करेगी। वजीर आजम इस्तीफा दे, उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। 2 जजेस तो मुतमईन थे कि इनके पास कुछ नहीं बताने को। 3 जजेस ने अपनी तसल्ली के लिए ये JIT बनाई थी। इस JIT में ना नून लीग पार्टी है ना PTI पार्टी है, लिहाजा इस JIT की रिपोर्ट को ना हम चैलेंज कर सकते हैं या मुस्लिम लीग नून चैलेंज कर सकती है। अमरीकी नशरियाती इदारा ब्लूमबर्ग का कहना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने से इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में रुकावट पैदा होगी। आम इंतख़ाबात से चंद माह कबल ये सूरत हाल मुल्क के सियासी बहरान में मज़ीद संगीनी पैदा करेगी। वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ पैनमा लीक्स की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट पर अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ये लिखता है कि तहकीकात कारों की फाइंडिंग मुल्क के सियासी बहरान में शिद्दत लाएगी। अगर अदालत ने इन इल्ज़ामात को कबूल कर लिया तो वज़ीर आज़म आइन के तहत मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या उन्हें इक़्तिदार से हटाया जा सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस इंक्वायरी के बाद मुकदमे की समाअत का सामना कर सकते हैं। आम इंतख़ाबात से चंद माह कबल ये सूरत हाल मुल्क के सियासी बहरान में मज़ीद संगीनी पैदा करेगी। वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाने से इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में रुकावट पैदा हो सकती है जो एक अशरे से तेज़ी से तरक्की कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT का कंट्रोल ISI को देने की गलत रिपोर्ट शाया करने पर रोजनामा जंग और दी न्यूज के एडिटर और पब्लिशर और मुतल्लिका रिपोर्टर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत ने कब और कैसे ISI को JIT के मामला देखने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जंग ग्रुप के एडिटर मीर शकीलुर रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में पनामा केस पर कायम 3 रुकनी खुसूसी अमल दरामद बेंच ने खबरों पर नोटिस लेते हुए द न्यूज़ की 10 जुलाई को शाया होने वाली खबर का मुताला किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़रा देखें जंग ग्रुप ने कैसी रिपोर्टिंग की है, मुसलसल गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। हमने गलत रिपोर्टिंग की मुसलसल इशाअत देखी है। जंग ग्रुप के पब्लिशर और एडिटर कौन हैं? जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि हमने हुसैन नवाज़ की फ़ोटो लीक्स से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की थी। जिसने खबर छापी वो छुप कर बैठा है। मुझसे 2 बार रिपोर्टर ने राब्ता किया, मैंने कहा अदालत में बोलूँगा। ये बराह रास्त तौहीन अदालत का मामला है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हुक्म कुछ होता है और छापते कुछ हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ISI को JIT के मामला देखने का हुक्म कब और कैसे दिया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि रिपोर्टर अहमद नूरानी की जुर्रत कैसे हुई कि उसने एक जज से राब्ता किया। ये भी नौबत आएगी कि जजेस को सहाफ़ी फ़ोन करेंगे। ये खुल्लम खुल्ला अदालत की तौहीन है। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि खबर में लिखा गया कि जस्टिस एजाज अफसल ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा कि एक रिपोर्टर ने JIT के मामलात ISI के हवाले करने पर पूछा। जवाब में कहा कि जज अदालत में बोलते हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि एक वज़ीर आज़म ने अदालत को ख़त लिखा था तो तौहीन अदालत का केस बना। सुप्रीम कोर्ट ने जंग ग्रुप के एडिटर मीर शकीलुर रहमान, पब्लिशर मीर जावेद रहमान और रिपोर्टर अहमद नूरानी को तौहीन अदालत के नोटिस का 7 रोज़ में जवाब देने का हुक्म दिया है। अभी आपको खबर दें कि स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में इजाफे की तहकीकात का आगाज कर दिया है और तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात की जिम्मेदारी स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर को सौंप दी गई है। स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में इजाफे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक तहकीकात मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर ली जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश की पेशगोई भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा डिवीज़न और इसके अलावा इस्लामाबाद और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि जनूबी पंजाब, मुल्तान, साहिवाल, DG खान और खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ुब, कलाट डिवीज़न में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इनमें से बाज़ मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। आपको बताएं कि सिंध के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर भी आज तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। रात से होने वाली बारिश जो है वो अभी तक जारी है और ठंडी ठंडी हल्की हवाओं के साथ जो है वो बारिश इस्लामाबाद में इस वक्त भी हो रही है और जो सब्ज़ा है इस्लामाबाद का वो भी निखर गया है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के अंदर मज़ीद तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जी, कराची में एयरपोर्ट, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई और बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। बारिश के बायस सड़कों पर फिसलन भी हो गई है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर में गुज़िश्ता रोज़ से जो हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से
हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। गुलशन इकबाल, करीम आबाद, न्यू कराची, यूनिवर्सिटी रोड समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश वक्फे से रात से ही हो रही है, जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक शहर में इसी तरह ठंडी हवाओं का राज रहेगा। हल्की हल्की बारिश मुतवक्के है। मतला जो है शहर में इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताहम ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों समेत पंजाब में होने वाली बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गद्दू और सखर बैराज के मकामात पर पानी की सतह में इजाफा शुरू हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, बलाई इलाकों समेत पंजाब में होने वाली बारिशों का पानी दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गया है, जहां पर गुज़िश्ता 3 रोज में जो है कई हजार क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। आज गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 1,84,531 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 1,43,065 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद इंतजामिया की जानिब से जो हसास बंद है, जिन पे पानी का दबाव बढ़ना शुरू हुआ है, उसकी निगरानी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बलाई इलाकों और पंजाब में दीगर मूसलाधार बारिश होती है तो दोबारा से पानी की सतह बुलंद होगी, वरना सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। जी, कराची के इलाके मिर्जा आदम खान रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ और इस दौरान एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को शक की बिना पर रोकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयां, जिसमें 12 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। आगरा ताज कॉलोनी से 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। निशानदही पर क्लैशनकोफ, 8 mm राइफल, दस्ती बम और गोलियां बरामद की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे की आगरा ताज फूल पत्ती लेन में कार्रवाई। गैंगवार मुलजिम छोटा मुस्लिम गिरफ्तार कर लिया गया। उधर खानेवाल और हाफिजाबाद में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक खानेवाल के मौजा नूरी सुहाग में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान शराब की भट्टी पर छापा मारकर 2 मुलजिमान गिरफ्तार और 35 लीटर शराब समेत इनको गिरफ्तार किया है। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उधर हाफिजाबाद में सुखेकी के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 3 मुलजिमान को भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजिंग में जारी वर्ल्ड कप अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नसीम अख्तर इसराइली खिलाड़ी को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। नसीम अख्तर ने 0 के मुकाबले में 4 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान से। अतीक, बताएगा नसीम अख्तर का फाइनल किससे होगा और ये कब हो रहा है? जी, ये बीजिंग में टूर्नामेंट जारी है और आज ही फाइनल होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चाइना के दोनों क्यूज के दरमियान सेमीफाइनल जारी है। उनका जो फाते होगा 12 बजे जो है उनके साथ फाइनल होगा नसीम अख्तर का। नसीम अख्तर का ताल्लुक साहिवाल से है और पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और दूसरी बार किसी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के लिए जो है ये मुल्क से बाहर गए हैं और इन्होंने पहली बार जो है वर्ल्ड कप खेलते हुए फाइनल में पहुंच गए। इन्होंने इसराइली क्वेस्ट पे जो है 0 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी और अभी 10 दिन पहले ही पाकिस्तान ने एशियन 6 रेड बॉल का टाइटल जीता था और उसके बाद अगर पाकिस्तान आज नसीम अख्तर ये टाइटल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो 10 रोज के अंदर पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप भी बन जाएगा और एशियन भी टाइटल जीत चुका है और इससे पहले पाकिस्तान सीनियर सतह पर 2 बार आलमी टाइटल जीत चुका है। तो पाकिस्तान स्नूकर के खेल में बड़ा अच्छा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, आपने अपडेट किया। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5वें और आखिरी वनडे में 3 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। हम्बनटोटा में खेले गए सीरीज के फैसला कुन मैच में श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 203 रन बना सकी। गोनारत्ने 59 और गोनाथिलाका 52 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मसकाजा और सोलोमन मायर ने 92 रन की ओपनिंग शराकत बनाकर होम टीम को मुश्किल में डाल दिया। मसकाजा 73 और मायर 43 रन बनाकर आउट हुए।
موسیٰ کندا نے 37 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن سکندر رضا نے ناقابل شکست 27 رنز اسکور کر کے ٹیم کو 3 وکٹ سے فاتح بنا دیا۔ اس کامیابی کے ساتھ زمبابوے نے سیریز بھی 3-2 سے اپنے نام کر لی۔ اقلیتی جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب ہوئی، جوڑوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ حامد شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ 65 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کے لیے خوبصورت پنڈال سجایا گیا تھا۔ ہر جوڑے کی شادی کی رسومات کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی گئی تھی، جہاں دلہن دلہا ان کے عزیز و وقارب کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ اجتماعی شادیوں پر دلہا اور دلہن خوش دکھائی دے رہے تھے۔ دلہن بنی ہوں، بہت اچھا لگا۔ میرا نام راجو ہے، دل پاک سے آیا ہوں، مجھے شادی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے میرے کو۔ شادی کی تقریب میں ان جوڑوں کو جہیز کے سامان کے علاوہ ہر جوڑے کو 5-5 ہزار روپے دیے گئے۔ مسلم لیگ نون مینارٹی سندھ کے رہنما کا کہنا تھا کہ اجتماعی شادیوں کا مقصد غریب والدین کی مدد کرنا تھا۔ سیلف فنانس پہ یہ سارا پروگرام منتقل ہے، کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لے گئی ہے۔ ہندو کونسل نے یہ لبرل پینل جو ہے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کو دہیج بھی دیا جائے۔ اقلیتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگر مخیر حضرات غریب مستحق افراد کی شادیوں کے لیے آگے بڑھ کر مدد کو آئیں تو سندھ میں تمام غریب اقلیتی جوڑوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ کیمرامین افضل خان کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔ تیزی سے بڑھتی آبادی وسائل کو ختم اور مسائل کو جنم دیتی ہے۔ سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جائیں گے۔ عالمی یوم آبادی پر ماہرین نے خبردار کر دیا۔ لاہور سے میں رپورٹ کر رہی ہیں حفصہ عثمان۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمی ایک ایسا چیلنج جس کا ادراک دنیا کو کئی سال پہلے ہو گیا تھا۔ 1989 میں اقوام متحدہ نے 11 جولائی کو ہر سال آبادی کے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ مقصد تھا عوامی سطح پر فیملی پلاننگ کا شعور اجاگر کرنا۔ وطن عزیز میں نئی مردم شماری کا عمل تو مکمل ہو چکا، مگر نتائج سامنے آنا ابھی باقی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں سالانہ 35 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ انڈیا چائنا کے بعد یہ تیسرا ملک ہے جس میں اتنے لوگوں کا سالانہ 35 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی کہ آپ مجبور ہو گئے کہ آپ فیڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ملک میں پانی والا دودھ بھی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے، مصنوعی دودھ مل رہا ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے 6 نمبر پر آتا ہے۔ سماجی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات معاشی حالات پر براہ راست پڑ رہے ہیں۔ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے، ان کو ڈیسنٹ لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دے سکتے، ان کو سٹیزن شپ کی ٹریننگ نہیں دے سکتے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی تباہی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے تباہی ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی وسائل کو کھا اور مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ اگر اس پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو حالات سنگین سے سنگین تر ہو جائیں گے۔ کیمرامین ولید شاہد کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔